अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्द और औरत के लिए बहुत ख़ास वीडियो है ये कि मर्द और औरत को ज़ेरे नाफ के बाल कहाँ से कहाँ तक साफ़ करना चाहिए, कितने दिन में साफ़ करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानकारी लेते जाइए कि मर्द व्हीट क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। कुछ हजरात ऐसे होते हैं मोटापे की वजह से परेशान होते हैं। मेरे पास ये मसला आया था कि मोटापे की वजह से परेशान होते हैं, जिससे व्लेट इस्तेमाल करना उनके लिए दुश्वार हो जाता है। और कुछ औरतें भी बेचारी ऐसी होती हैं जिनको व्हीट क्रीम की बदबू बर्दाश्त नहीं होती, और कुछ लोगों को व्हीट क्रीम से एलर्जी होती है, इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो ये बदबू वगैरह और कुल मिलाकर इसकी पूरी जानकारी आप मुझसे लेते जाइए। और साथ ही साथ ये भी आपको मालूम होगा कि बालों को हमें किस तरह साफ़ करना चाहिए, इसका सुन्नत तरीका भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये आपको बता दूँ, ज़ेरे नाफ की जो हद है, नाफ से लेकर अब बैठेंगे जब आप, तो जो दो जानू बैठेंगे तो रान के और गदड़े के बीच में एक दरार पड़ेगी, निशान बन जाएगा। तो वो चमड़ी जहाँ से सिमटती है वहाँ से, यानी इस साइड और इस साइड दोनों साइडों से गदड़ों के और रान और गदड़ों के बीच में जो निशान बनेगा वहाँ का एरिया अंदर अंदर का लेंगे। और नाफ कने भी एक निशान बनता है, लेकिन अगर निशान भी पे आप ना ध्यान दें, नाफ से ही आप स्टार्ट कर दें, नाफ के बाल भी हटा दें ताकि गुस्ल करते समय कभी भी बाल दिक्कत ना दें, अंदर आप बेहतर तरीके से साफ़ कर सकें, मैल वगैरह बेहतर तरीके से साफ़ हो जाए। ठीक है, तो वहाँ से भी आप साफ़ करेंगे, क्योंकि ये शत्रे औरत कहलाता है। नाफ की जो हद है, नाफ से लेकर घुटने तक शत्रे औरत का छुपाने वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो अगर ये सत्र खुलती है तो ये मर्द के लिए हराम है, और औरत के लिए तो पूरा बदन ही उसके लिए सत्रे औरत है। बहरहाल अब सुनिए, नाफ से लेकर और दोनों नाफ से लेकर के आगे के मकाम, जहाँ आगे का मकाम है वहाँ तक किसकी हद है। और रहा नीचे का सवाल, या इस तरह कह लीजिए कि पखाने का मकाम, पीछे के मकाम पर, तो वहाँ के बाल साफ़ करना लाजिम ज़रूरी तो नहीं, लेकिन बेहतर है कि वहाँ के बाल भी साफ़ कर दिए जाएं। वहाँ तो ब्लेड इंसान से नहीं चल पाता है मर्द से, लेकिन क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं। मर्द व्हीट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहले दौर में जब रेज़र ब्लेड का ईजाद नहीं हुआ था, कोई इसका साधन नहीं था, तो उस वक्त जड़ी बूटी या क्रीम वगैरह का ही इस्तेमाल किया जाया करता था। मेन मकसद ये है, इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि बाल साफ़ किए जाएं। अब वो कैसे करना है, इसके लिए व्हीट क्रीम या फिर रेज़र वगैरह जिस तरह आप चाहें साफ़ कर सकते हैं। औरत के लिए उसके लिए बेहतर है कि वो क्रीम वगैरह के ज़रिए ही साफ़ करें। उनके लिए धारदार चीज़ लगाना मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं, मना है। ठीक है, तो अगरचे किसी मजबूरी तहत अगर वो ब्लेड से साफ़ करना चाहें तो ये नाजायज़ नहीं है। अब आपको बताऊं, इसकी मिकदार जो है वो 40 दिन है। 40 दिन से अगर ऊपर दिन होते हैं तो ये मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी क्या है ये भी समझ लीजिए। मकरूह तहरीमी वो है जो हराम की हद तक पहुंच जाता है। 40 दिन से अगर ऊपर हो गया, आपने बाल साफ़ नहीं किए, तो आप गोया के मकरूह तहरीमी हो गया, हराम की हद तक पहुंच गया। अगर मकरूह तहरीमी को बार बार किया जाता है तो वो हराम तक पहुंच जाता है, हराम हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर ज़हन में कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। बात रही बगलों की, तो बगल के बाल हमें उखेड़ना चाहिए। अब वो क्रीम के ज़रिए ही उखेड़े जा सकते हैं, अगर रेज़र ब्लेड के ज़रिए करेंगे तो वो साफ़ ही होंगे, जिसकी वजह से बाल मोटे भी होने लगते हैं, और फिर बाल जल्दी उगते हैं, जिसकी वजह से बगलों में बदबू भी आने लगती है। लेकिन ये हमें उससे क्रीम वगैरह से ही साफ़ करना चाहिए ताकि उखड़ सकें, और जब उखड़ जाएंगे तो काफ़ी समय के बाद उगेंगे, और बाल भी महीन, वहाँ की जड़ें महीन ही उगेंगी, और जिसकी वजह से बदबू भी नहीं आएगी। ठीक है, और वैसे भी नमाज के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तस्बीह वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो हमें वैसे भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि बगलों से हमारे बदबू ना आए। तो फिर भी अभी कोई भी जहन में आपके मसला हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा।